यहाँ पे उपस्थित नेतागण, पार्लियामेंट के सदस्य, हेमंत जी के मंत्रिमंडली के सदस्य भी है यहाँ पे, आप सबको मेरा प्रणाम। अगर सबसे पहले I would like to express my heartfelt condolences on the sad demise of Guruji, who devoted all his life for the welfare of the people and achieved his lifetime ambition of carving out a separate state for the people. Jharkhand state stands as it is because of his tireless efforts. मैं मेरे तरफ से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। और अभी मुख्यमंत्री जी ने आपको बता ही दिए मैं आपके सामने क्यों बैठा हूं और क्यों मैं यहां तक आया हूं। मुख्यमंत्री जी से मिलकर उनकी समर्थन मांगने के लिए जरूर आया हूं। अभी बैठकर कुछ बातें कर रहे थे हम, देश की क्या परिस्थिति है, क्या माहौल है, इस पे थोड़ा गुफ्तगू हुई है हम दोनों में। And there was a conversation between us as to what is happening in this country and to this Constitution of India as by law established. Mera journey with the Constitution of India has begun in the year 1971 and it still continues. Agreed to be the candidate of the opposition political party, thinking that this election is also part of the same journey. Office of the Vice President is an important constitutional institution. जी अभी बराबर है कि नहीं? हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूँ। हाँ, हिंदी में तो थोड़ा बहुत बोलता हूँ लेकिन हाँ मिक्स्ड बोल रहा हूँ सर, इसलिए कभी हिंदी में कभी इंग्लिश में। और बहुत कुछ सीखे हैं लाइफ में, मगर हिंदी में भाषण देने का अभी अब तक नहीं हो पाया, लेकिन कोशिश तो करेंगे। आप लोग इतने बोल रहे हैं और हम हैदराबाद के हैं, थोड़ा बहुत तो बात कर ही लेते हैं। और आपके कुछ सवाल है तो समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये नहीं मैं बोलूंगा कि मैं तो आप हिंदी में कुछ पूछ रहे हैं मैं नहीं समझा, ऐसा नहीं होगा। अगर अभी मैं दो शब्द तो बोलिए ना सर, अपनी बात कर। अगर आपकी इजाजत हो तो, क्योंकि अभी आपके भाई साहब पर कुछ बोलने से पहले ही सवाल पूछना शुरू कर दिए, इसलिए मैं रुका। आपको सबको मालूम है त्रिवेणी संगम क्या चीज होती है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 3 रिवर्स। वैसा संविधान का भी एक त्रिवेणी संगम है, वो है टेक्स्ट, हिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर। अभी आप संविधान हाथ में लेकर एक एक अधिकरण अगर पढ़ते जाएंगे
वो कुछ समझ में नहीं आएगा unless you know the idea of the Constitution and the importance of the principles enshrined in the preamble of the Constitution, which speaks about equality, justice, social, economic, political. ये इस क्रम में है वो, पहले सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, देन पॉलिटिकल जस्टिस। सबसे बड़ी मेरे लिए दो इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं उसमें। एक है फ्रेटर्निटी, आम भाषा में अपन जिसको भाईचारा कहते हैं। दूसरी बात डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। जो आपके मुख्यमंत्री सोरेन जी के साथ जो हुआ, वो आप सब जानते हैं। जिस तरीके से उन पर कुछ इल्जाम लगाए थे और जजमेंट नहीं दे रहा हूं आज। सुप्रीम कोर्ट से there is no iota of truth and all the allegations made against him are imaginary. क्यों ऐसा हालात देश में पैदा हुए? कौन इनकी जिम्मेदारी है? सोरेन जी अपने साथ आज बैठे हुए हैं बिकॉज ऑफ द जुडिशियल प्रोसेस and he holds the judiciary in high esteem, and of course I also hold the judiciary in high esteem. But एक सवाल मेरे मन में हमेशा उठता है कि what happened to his dignity? जिस तरीके से उनको सताया गया, जिस तरीके से उनके साथ बर्ताव किए हैं, डिग्निटी अभी जो मैं बात कर रहा था, प्रतिष्ठा, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, वो तो भंग हो गई है। तो कौन जिम्मेदार है इनके लिए? All those constitutional functionaries who are involved in this process are responsible for violating the individual dignity of Shri Hemant Soren as guaranteed by the Constitution of India. So in his arrest, I see the violation of provisions of the Constitution. मैं इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा था, कॉन्फ्लुएंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल्स फेथ एंड ट्रस्ट। So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues? इसीलिए त्रिवेणी संगम के बारे में बात कर रहा था, कॉन्फ्लुएंस के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री मालूम होना चाहिए, टेक्स्ट मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर रिपोजिटरीज of people's faith and trust. So what should happen to the faith and trust that was reposed in Mr. Hemant Soren and his cabinet colleagues when he was incarcerated for no valid reasons? ये अहम सवाल का जवाब अपन मांगते ही रहना। इसका जवाब तब तक नहीं मिलता, फिर
डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं। ये परंपरा देखिए ना आप, ये क्या हो रहा है। आप लोग तो पत्रकार हैं, पढ़े लिखे हैं, सब कुछ जानते हैं। Somebody said, Indians have become voters first and citizens later. क्यों बोला गया ये बात? आप लोगों में कुछ बता सकते हैं? कॉन्स्टेंट असेंबली डिबेट्स राज्यांग परिषद में चर्चा जारी थी। अभी प्रियम्बल भी नहीं बना था। साइमल्टेनियसली कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर BN राव साहब के नेतृत्व में इलेक्टोरल रोल्स का प्रिपरेशन हो रहा था। That's why it is said Indians have become voters first and citizens later. Citizenship was not defined at that time. Refugees were pouring in, and yet none were excluded from the voters list. And in those days, no bridges, no trains, no planes, no paramilitary forces, and all of you perhaps would be shocked to know shortage of paper and printing presses. That great gentleman, election commissioner, one single man, Sukumar Sen, under those circumstances, prepared a voter list which was all inclusive. एक ऐसा माहौल था, घर में माताएं बहनें उनका नाम नहीं बताते थे। हस्बैंड का बात नाम बोलने का तो भूल ही जाओ आप। इट इज अंडर दो सर्कमस्टेंसेस, अगर आप वोटर लिस्ट देखे तो आपको मालूम हो जाता। ABCD वाइफ ऑफ सो एंड सो, एंड देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ हाउस नंबर्स, किसी का घर का नंबर नहीं था। सो दे हैव डिसाइडेड स्टार्ट फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट एंड एंड इट विद साउथ वेस्ट। तो फिर उसको लेकर कहां तक पहुंच गए सर? पार्लियामेंट के मेंबर्स पीछे खड़े हुए वो लोग बोलते हैं while they are addressing the house, अध्यक्ष जी को सर कहते हैं। अभी एक नया सर मुसीबत आ गई है अपने को। ये क्या सर, क्या चीज होती है सर? स्पेशल रिवीजन हो सकती है, रूल्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशन envisages. Nobody can dispute that electoral rolls must be updated. Nobody disputes that such of those who are not amongst us, their names should be struck out. But ये इंटेंसिव एक्सक्लूशन क्या चीज होती है? एंड कई जगहों में इंटेंसिव इंक्लूजन होता है। ऑल ऑफ ए सडन आबादी बढ़ती है। क्यों मैं इसकी जिक्र कर रहा हूं? Election Commission is a high-powered constitutional body. Its duty is to conduct free and fair elections. अगर आप ये संविधान को जानते हैं, आप सब लोग पढ़े लिखे हैं, कहीं भी एक्सप्रेशन पावर नहीं है। Functions and duties of the Prime Minister, functions and duties of the Election Commission of India, functions and duties of the Council of Ministers headed by the Chief Minister. ऐसे बातें होते हैं इसमें।
फिर ये पावर कहां से आके पड़ी है? ये मुद्दे आपके सामने खड़े हुए हैं अभी। ऐसा नहीं है कि आइंदा फेस करने वाले हैं। यू आर फेस्ड विथ दिस सिचुएशन। अंडर दीज सर्कमस्टेंसेस आई वॉज compelled by none other than my own conscience to accept the proposal made by the opposition political parties, and I have accepted the nomination with great humility and respect at my command. That's how I stand before you. Democracy doesn't mean simply votes. Constitution doesn't contemplate a majoritarian government. हेमंत सोरेन जी का असेंबली में मेजॉरिटी है, लेकिन उन्होंने एक ऐसा लॉ पास नहीं कर सकते। कल से सब पत्रकार सर नीचे और पैर ऊपर करके चलना पड़ेगा सड़क पे। अगर उन्होंने चाहे तो बिल तो पास होता। वो डेमोक्रेट हैं, वो नहीं करेंगे, अलग बात है। सवाल ये है, कर सकते क्या? कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट द लिमिटेशंस। And this important thing we forget, and we talk about majority. We have the majority, we can do anything. पढ़ते पढ़ते मुझे एक शब्द ऐसे याद आ गया, enumerationism. Enumeration is not only for the electoral rolls. The whole of the idea of the Constitution is enumerationism. पार्लियामेंट किस चीज पे शासन कर सकती है? स्टेट असेंबली किस चीज पे शासन कर सकती है? What are the laws that could be enacted by the state legislature, and what are the laws that could be enacted by the parliament? हम कल तक सुन रहे थे, Parliament is sovereign. Parliament is supreme undoubtedly in lawmaking in respect of subjects allocated to it. So also the state legislature. ये नई कमेंट्री, नई एक नैरेटिव चल रहा है, वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। ऐसा मानता हूं मैं, वो एक कारण है मैं अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वेस्ट को मानकर तैयार होकर आपके सामने खड़ा हूं। एनीथिंग मिस्टर जा? एनीथिंग मोर? वोट अपील। वोट अपील, कॉन्शियस वोट अपील फॉर द एमपीज, ऑल पार्टी वोट अपील। आप जो वैचारिक लड़ाई आप लड़ रहे हैं और लोग सुनिए, मुझे ये कहेगा है कि हेमंत जी से मैं समर्थन मांगू। हेमंत जी से तो समर्थन मिल ही गया है, और उनके पार्लियामेंट सदस्य यहां खड़े हुए हैं, उनसे मांगूंगा वोट में। हेमंत जी से तो सदस्य नहीं है पार्लियामेंट के, तो इसलिए उनसे वोट तो नहीं मांगूंगा। वोट तो मांगूंगा पार्लियामेंट के जो सदस्य हैं। हेमंत जी पुराने सदस्य हैं पार्लियामेंट के। जी, बहुत अच्छा होता था अगर उन्होंने जब पार्लियामेंट में थे, मेंबर थे, मैं जब अगर इलेक्शन लड़ता हूँ। दल के अध्यक्ष हैं।
नहीं, एक सवाल मेरा आपसे है सर कि इस तरफ देखो, इस तरफ। जी नहीं, एक सवाल बारी-बारी कि से करें। आप लोकतंत्र के बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और संविधान की रक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना समर्थन मिलेगा सत्ता पक्ष? चूंकि ये संख्या बल का खेल है और संख्या बल के खेल में अभी आप थोड़ा सा पिछड़ते दिखाई पड़ रहे हैं, तो सर- क्या आप अंतरात्मा की आवाज पर उनसे अनुरोध करेंगे? सर मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए नहीं कर रहा हूं। पॉलिटिकल पार्टीज उस तरफ ज्यादा हो गए और इस तरफ कम होंगे। Political parties are not members of the electoral college. Parliament members form the electoral college. Irrespective of the party affiliation, I am going to appeal to all the honorable members of Rajya Sabha and Lok Sabha to consider my candidature on its own merits. शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।